नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर जो मेंस की क्लासेस चल रही है वो आप लोग देखते रहिएगा। इससे पहले भी कई क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप उन क्लासेस को भी कर लीजिए। पेपर 5 से संबंधित ये क्लास चल रही है, तो आप इनको देख लीजिएगा ठीक से और समझने की कोशिश कीजिए कि प्रश्न पढ़ के हम लोग आंसर को कैसे लिखना है, आंसर फॉर्मेट कैसे करना है। तो पहले तो प्रश्न देख लेते हैं आज का। भारत में संगठित अपराध आतंकवाद के बीच संबंध का विश्लेषण करें। इस कड़ी को तोड़ने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएं। 200 शब्द का ये क्वेश्चन है और कितने नंबर में ये होता है, 12 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तो एक ठीक ठाक क्वेश्चन हम इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि 125 शब्द में क्या ही लिखें, लिखने से पहले ही समाप्त हो जाता है ना। लेकिन हम लिखते हैं उसको 200 शब्द तक और फिर हमें टाइम की कमी हो जाती है। लेकिन चलिए कोशिश करते हैं समझने की। तो सबसे पहले तो भूमिका लिखते हैं इसमें संगठित अपराध के लिए, ठीक है, और आतंकवाद के बीच संबंध विश्लेषण करने के लिए, ठीक है। देख लेते हैं। भारत में संगठित अपराध और आतंकवाद दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भाई इन दोनों का संबंध आपस में होता है। जो संगठित अपराध होता है वही तो आतंकवाद का जन्म लेता है। तो संगठित अपराध और आतंकवाद दोनों एक दूसरे को पूरक हैं, ऐसा कह सकते हैं हम लोग और लिख सकते हैं, ठीक। जहां संगठित अपराध मादक पदार्थ तस्करी, अवैध हथियार आदि, वहीं आतंकवाद इन अपराध को धन प्राप्त कर हिंसक कार्रवाइयां करता है। मतलब एक दूसरे से लिंक है। तो ये भूमिका तो ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, इनका विश्लेषण कर लेते हैं, दोनों का आपस में क्या विश्लेषण है, ठीक है। तो आतंकवादी संगठन अपने अभियानों के लिए आर्थिक सहायता संगठित अपराध गिरोहों से प्राप्त करते हैं, ठीक। फिर संगठित अपराध देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। संगठित अपराध जैसे देखिए, ये जो नकली नोट की बात हो रही है ये भी संगठित अपराध में आ जाता है। ड्रग्स और तस्करी भी संगठित अपराध में आ जाएगा। मानव तस्करी, हथियारों का आपूर्ति, उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान समर्थक नेटवर्क जो फैलाया जाता है वो भी एक संगठित अपराध में आता है। अब इन सबको मिलाएं, ये संगठित अपराध में और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे जो भी आप लिखना चाहें वो भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स आप बेहतर हैं। फिर इसके बाद इनसे जो भी धन इकट्ठा होता है, इन सब संगठित अपराधी अपराधों से जो भी धन इकट्ठा होता है, उस धन को, प्राप्त धन से फिर क्या किया जाता है, आतंकवादी संगठन तक इसको भेजा जाता है, ठीक है। आतंकवादी संगठन से ही निकलता है आतंकवाद, ठीक। फिर इसके बाद यह साझेदारी राज्य की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता दोनों को प्रभावित करती है। तो देखिए ये डायग्राम से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि संगठित अपराध पहले लिख लीजिए। संगठित अपराध में कौन कौन से आते हैं, तो वो देख लीजिए। नकली नोट, टैक्स तस्करी हो गई है, मानव तस्करी हो गई, हथियारों की आपूर्ति भी हो गई है, उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान समर्थक नेटवर्क जो फैलाया जा रहा है वो भी हो गया है, ठीक है। और भी इसमें हो सकते हैं, जैसे कि मानव तस्करी तो है ही, वो अलग चीज है। फिर उसमें बाल और महिला तस्करी भी हो सकती है, ठीक। तो ये सारी चीजों से जितना भी धन कमाया जाता है वो आतंकवादी संगठन तक पहुंचाया जाता है, और आतंकवादी संगठन ही एक आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और ये जो आंतरिक सुरक्षा होती है हमारे राज्य की उसको बाधित करता है, ठीक। चलिए फिर नीतिगत उपाय इसके देख लेते हैं कि उपाय इसमें क्या क्या किए जा सकते हैं। तो वित्तीय जांच को मजबूत करना, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग जिसमें संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन, जैसे संयुक्त राष्ट्र अभिसमय जैसी संधियों का क्रियान्वयन करना है। सीमा और समुद्री सुरक्षा मजबूत करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और उन्नत डेटा तकनीकों में भी निवेश करना है। पुलिस, एसटीएफ, एसटीएस खुफिया एजेंसियों के मध्य बेहतर समन्वय बनाना है, क्योंकि देखिए आप लोगों ने देखा होगा इनमें बेहतर समन्वय कभी कभी नहीं बन पाता है, उससे कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है ना राज्य में। तो इनका बेहतर समन्वय होना चाहिए। धन शोधन की सख्त जांच होनी चाहिए। जो धन शोधन है ना, कई कई आपने देखा होगा, कई कई मतलब अधिकारियों की तो बात यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन कई लोगों के पास देखा जाए तो कितना पैसा आ जाता है, वो सारा 2 नंबर का पैसा होता है। मतलब कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी गलत चीजों में कमाया जाता है, उसको अपराध मान सकते हैं। तो धन शोधन में सख्त जांच होनी चाहिए कि किसी के पास भाई इतना सारा धन कहाँ से आया और इतना कम धन कहाँ से आया, ठीक। ये देख सकते हैं। फिर हम लोग इसमें कंक्लूड कैसे करेंगे कि यह सुनिश्चित करने के लिए भारत की आंतरिक सुरक्षा अक्षुण्ण रहे, तकनीकी सशक्तिकरण और जन सहयोग अनिवार्य है। इन कड़ियों को तोड़ना सर्वोच्च प्राथमिकता है, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम लोग। तो ये बेहतर आपका हो जाएगा। देखिए 15 से 20 शब्दों में ये खत्म हो गया है, और आपको 25 शब्दों से ज्यादा में कंक्लूजन नहीं लिखना है, क्योंकि फिर मेन बॉडी में आप क्या लिखोगे। तो ये ठीक है, अच्छा है, लेकिन इसको थोड़ा सा और पॉइंट्स इसमें बढ़ाए जा सकते थे, उपाय में और पॉइंट्स बढ़ाए जा सकते थे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोशल नेटवर्किंग साइट भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए कैसे खतरा पैदा कर सकती है, व्याख्या करनी है। 125 शब्द 8 नंबर में। चलिए तो देख लेते हैं कैसे बाधित करती है। सोशल नेटवर्किंग जो साइट होती है, इनका सूचना प्रसार का प्रमुख माध्यम बन चुकी हैं, क्योंकि देखिए हम लोग भी देखते रहते हैं कि इंस्टा पे जैसे न्यूज वगैरह के चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उनको फॉलो करोगे तो उनकी ही न्यूज आपके सामने आएगी, ठीक है।
उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नमेंट न्यूज, गवर्नमेंट योजनाएं, ये सारी आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो वहां से भी काफी चीजें कह सकते हैं कि सूचना प्रसार हो रहा है ना किसी न किसी माध्यम से। परंतु इनका दुरुपयोग भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। ये ठीक है क्योंकि उनका जो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है वो तो हो ही सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी उस पे साइट पे हमेशा पड़ा रहता है कि आज सीएम साहब की मीटिंग यहाँ पर होगी, पीएम साहब की मीटिंग यहाँ पर होगी, है ना, फला मंत्री का आज ये पर यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, तो उससे भी काफी दिक्कतें हो सकती हैं आंतरिक सुरक्षा के लिए। फिर सोशल नेटवर्किंग भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव अब हम लोग देख लेते हैं। प्रभाव कैसे, देखिए सोशल साइट यहाँ पर लिख लीजिए, फेसबुक हो गई, टेलीग्राम हो गया, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अरियट्टी, ठीक। इससे जो भी सूचनाएं मिल रही हैं वो सूचनाएं इकट्ठी होंगी, कुछ उसमें अफवाहें भी होंगी, तो ये दोनों का मिलन होता है। सूचना होती है उसी में अफवाहें जोड़ी जाती है, तो ये दोनों का मिलन होता है, ठीक। और ये भारत में देखिए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। तो ये डायग्राम कितना शानदार बना हुआ है। डायग्राम से आपको कुछ नहीं तो 0.5 नंबर भी अगर ज्यादा मिल रहा है दूसरे लोगों से तो क्या घाटा है इसमें, है ना, फायदा ही होगा। वो देख लेते हैं। फिर इसके बाद आजकल सोशल साइटों द्वारा फैली अफवाह ज्यादा घातक सिद्ध हो रही हैं क्योंकि ये आसानी से शेयर हो जाती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर व्यक्तिगत आंतरिक सुरक्षा जैसी डेटा और सूचना का लीक हो जाना भी, ये भी बात होती है। देखिए व्यक्तिगत जैसे आपकी मान लीजिए कोई मतलब जो कह सकते हैं वीडियोज या तस्वीर है वो व्यक्तिगत हो गई है, फिर आंतरिक सुरक्षा जैसी डेटा और सूचना का भी लीक हो जाना, यहाँ से आसानी से लीक हो जाती है कोई भी चीज, ठीक। अगर एक भी इंसान ने दूसरे इंसान को व्हाट्सएप पर कोई चीज भेज दी तो वो मान लीजिए लीक ही हो गई है आपकी एक तरीके से, अगर सामने वाला इंसान और दूसरे को फॉरवर्ड कर देता है तो, ठीक है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तो ये कह सकते हैं एक तरीके से ये लीक होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अगर मान लीजिए वही किसी हमारी योजना से संबंधित हो, या मान लीजिए कोई स्कीम चल रही है, या फिर मान लीजिए कोई प्लान चल रहा है हमारी गवर्नमेंट का, बहुत सीक्रेट प्लान है, और वो ऐसी सूचनाएं फैल गई तो वो भी घातक सिद्ध हो जाती हैं, ठीक। फिर साइबर हमला, फिशिंग या सोशल इंजीनियरिंग हमलों का निशाना बनाया जाना, भ्रामक सूचना और गलत जानकारी दी जानी, बिल्कुल होता है इसमें भ्रामक सूचना और जानकारी तो गलत दी ही जाती है। फिर हनी ट्रैप और संवेदनशील पदों पर बैठे कर्मचारियों को फंसाया जा सकता है। सांप्रदायिक नफरत को फैलाकर सामाजिक एकता को कमजोर किया जा सकता है। जैसे आपने कई वीडियो देखी होगी कि मतलब वो होता नहीं है, लेकिन कई कई बार कैसा होता है कि भ्रामक हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी दूसरे संप्रदाय का वीडियोस आपको दिखा दिया जाएगा कि इस संप्रदाय के लोगों ने इस संप्रदाय को मारपीट कर दी, या फिर अलग टाइप की कोई भाषा, मतलब भड़काऊ भाषा बोलकर नफरत फैलाई जाती है, तो वो भी इसी के माध्यम से समझा जा सकता है। तो ये पॉइंट्स हो गए। फिर इसके बाद कंक्लूड कर सकते हैं कि ये खतरे आंतरिक अंतरिक्ष जो है संपत्ति अखंडता, गोपनीयता और उपलब्धता को प्रभावित कर राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर नुकसान कर सकता है। ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं। और साइबर निगरानी, साक्षरता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही की आवश्यकता है, तो इसको कंक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से। देखिए दो क्वेश्चन और देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्रों की क्या सुरक्षा चुनौतियां हैं तथा सरकार द्वारा उसमें निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ये हमें 120 125 शब्दों में लिखना है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले भूमिका कैसे लिखेंगे, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों की बात हो रही है ना, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की। तो उत्तर प्रदेश, देखिए इस टाइप का आप लिखिएगा। जैसे जब आप स्टार्ट करो ना, तो यहाँ पर ये जगह खाली है ना, इस टाइप की जगह आपको खाली छोड़नी है। इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कॉपी का, ठीक। कई कई लोग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। थोड़ा सा 10% जगह छोड़कर आप स्टार्ट कीजिएगा तो अच्छा होता है। देखिए ये 10% जगह छोड़ के स्टार्ट किया है, तो ऐसे आप भी स्टार्ट कर सकते हो। अब देख लेते हैं भूमिका। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ लगभग 580 किलोमीटर की क्या बनाता है, एक खुली अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा 9 अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 9 अन्य राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश करता है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा में अगर देखा जाए तो ऊपर में 7 जिले जो नेपाल से लगते हैं ना, ये वाला एरिया जो ऊपर का हो सकता है, ऐसा मान लीजिए ये हो गया हमारा यूपी का मैप आयताकार। इसमें ये जो नेपाल वाला एरिया है, यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, है ना, 7 डिस्ट्रिक्ट अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत आते हैं। और 9 अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जो कि प्रदेश में अंतरिक्ष सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ाता है, ठीक है। ये हमारी भूमिका हो गई है। इसको भूमिका भूमिका को इतना ही रहने दीजिए, ठीक। फिर इसके बाद चुनौतियों को देख लेते हैं एक एक से, कि सबसे पहले क्या चुनौती रहेगी। उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा, नेपाल सीमा से क्या चुनौती आ रही है वो, फिर पूर्वी सीमा में क्या चुनौतियां हैं वो, पश्चिमी सीमा में भी देख लेंगे। उसके बाद दक्षिण व दक्षिण पूर्वी सीमा में देख लेते हैं। तो अब वन बाई वन इन चीजों को समझ लेते हैं। देखिए यूपी का मैप आप बना सकते हो और मैप में भी दिखा सकते हो कि कहाँ पर
क्या हमें दिक्कत आ रही है, क्या चुनौती आ रही है। ठीक है, ये यूपी का मैप हो गया। तो देखिए ये वाला जो इलाका आता है सहारनपुर और मुजफ्फरनगर वाला इलाका जो है, यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा ज्यादा होती रहती है। ठीक, ऊपर वाला इलाका जो है ये देखिए नेपाल वाला इलाका दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, जाली मुद्रा, ड्रग्स और मानव तस्करी, ये घटनाएं बहुत ज्यादा होती है। मानव तस्करी तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, तो इस चीज का भी हमें ख्याल रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो अवैध प्रवासन हो रहा है पूर्वी एरिया में। ठीक, अवैध प्रवासन को भी यहाँ पर समझ लेंगे। कहाँ, ये बलिया वाला इलाका है, बलिया गोरखपुर वाला इलाका है, यहाँ पर अवैध प्रवासन हो रहा है। ठीक, फिर ये सोनभद्र और मिर्जापुर वाले एरिया में नक्सलवाद है, तो ये समस्या को भी हम लोग खाली नहीं छोड़ सकते हैं, इसको भी समझना है। ठीक, फिर ये हो गया बुंदेलखंड वाला एरिया हमारा। बुंदेलखंड में मोस्टली झांसी और ललितपुर। तो आर्थिक असमानता हो गई है यहाँ पर। आर्थिक असमानता कैसी है कि अगर एक वर्ग के पास बहुत ज्यादा पैसा है और एक वर्ग एकदम कह सकते हैं कि मिडिल वर्ग तो है ही नहीं, है ना, इस टाइप का कुछ। क्योंकि एक वर्ग के बाद मान लीजिए करोड़ों में पैसा है और एक वर्ग रिक्शा चला चला के अपना या मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रहा है, तो ये हो सकता है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग मथुरा आगरा एरिया वाले में, यहाँ पर हो जाएगा आपका चंबल क्षेत्र। तो वहां पर अलग टाइप की एक समस्या है। चंबल क्षेत्र में क्या, डाकू वाकू लोग आ जाते हैं, ये भी एक समस्या है। चलिए अब इनको एक एक से समझ लेते हैं। नेपाल वाले क्षेत्र में क्या है, जाली मुद्रा का प्रवेश हो रहा है, ड्रग्स व मानव तस्करी और अपराधियों को शरण यहाँ से दी जाती है। विदेशों से भी कोई अगर आना चाह रहा है कोई अपराधी, अपराधी तो नहीं कह सकते हैं उसको, तो फिर आतंकवादी ही कहेंगे। तो जो आतंकवाद आते हैं तो विदेश से सीधा आ जाते हैं वो नेपाल में आसानी से रुकते हैं और फिर यूपी बॉर्डर के माध्यम से या उत्तराखंड बॉर्डर के माध्यम से सीधा वो भारत में आ जाते हैं। ठीक, तो ये भी होता है। आतंकी गतिविधियों का संचालन भी होता है, ये नेपाल क्षेत्र से है। ठीक, फिर उसके बाद पूर्वी सीमा की बात करें तो अवैध प्रवास, जैसे रोहिंग्या लोग वहां से आते हैं बांग्लादेश से और म्यांमार से, और वहां से होते हुए फिर पश्चिम बंगाल में रुकते हैं, कुछ समय बिहार में रुकते हैं और बिहार के बाद सीधा हमारी पूर्वी सीमा पर ये आ जाते हैं, बिहार और झारखंड वाले क्षेत्र से। ठीक, फिर गैंगस्टर कल्चर चल रहा है बिहार व झारखंड की शरण में, क्योंकि बिहार में और झारखंड में क्या गैंगस्टर चलता रहता है, तो वहां पर ये गैंगस्टर कल्चर चलता रहता है। यूपी में आपने देखा होगा पूर्वी इलाके में कि गैंगस्टर कल्चर कैसे चलता है। ठीक है, वहीं पर बात कर लेते हैं पश्चिमी सीमा की। पश्चिमी सीमा में क्या होता है, सांप्रदायिक व जातीय हिंसा ज्यादा होती है। पश्चिमी सीमा वाला इलाका देखा जाए तो ये वाला जो बॉर्डर है हमारा, यहाँ पर आपको पश्चिमी सीमा ये देखिए सब हटा देते हैं, फिर आपको क्लियर समझ में आएगा। जहां की बात होगी वहां हम लोग हाईलाइट करते जाएंगे। तो ये है पश्चिमी सीमा हमारी। ठीक, यहाँ पर क्या हिंसाएं चल रही है, यहाँ पर सबसे ज्यादा सांप्रदायिक और जातीय हिंसा प्रभावित होती है और संगठित अपराध। जो एनसीआर वाला क्षेत्र है ना, अब आप लोगों को पता है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा प्लॉटिंग महंगी हो रही है, तो प्लॉटिंग के माध्यम से भी जो है बाहुबली बढ़ रहे हैं। कई लोग जो बाहुबली लोग हैं वो वहां पर प्लॉटिंग करवा रहे हैं और संगठित अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। एनसीआर वाले क्षेत्र में मोस्टली, एनसीआर में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो यूपी के 8 आते हैं ना, तो 8 याद होने चाहिए आपको। फिर वहीं देख लीजिएगा दक्षिण व दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में क्या होता है, नक्सलवाद प्रभावित जो सोनभद्र चंद्रौली और मिर्जापुर वाला एरिया है वो हम लोग बात कर ही चुके हैं। और यहाँ पर होगा आर्थिक पिछड़ापन। तो आर्थिक पिछड़ापन कहाँ पर होगा, झांसी और ललितपुर में। तो युवाओं में आपराधिक प्रवृत्ति ज्यादा होती है यहाँ पर। और क्या होता है, और युवाओं में आपराधिक प्रवृत्ति होती है और रोजगार के साधन नहीं है, तो वहां से लोग पलायन ज्यादा करते हैं। तो ये पॉइंट हो गए हैं दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो वो देख लेते हैं सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। मतलब इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का मतलब दोनों की मिली जुली चेक पोस्ट, ना उनकी तरफ से भी कुछ सिपाही होंगे कुछ हमारी तरफ से भी होंगे, तो वो होना चाहिए। संयुक्त गश्त, मतलब वो अपना गश्त दे रहे हैं हम लोग अपना गश्त दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा। सीसीटीवी ड्रोन द्वारा निगरानी होगी। सीसीटीवी का भी उसमें जहां पर भी चेक पोस्ट बनाई जाएगी वहां पर सीसीटीवी का प्रयोग किया जाएगा और ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी कि भैया कहीं से कोई आ तो नहीं रहा है, और अगर आएगा तो उससे पूछताछ थोड़ी सी ज्यादा होगी। और ये हुआ भी है, काफी हद तक हुआ है। आज से 4-5 साल पहले बहुत सरल था, बट अभी क्या है, अभी के लिए ये है कि काफी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट खोली जा रही है और सीसीटीवी और ड्रोन की निगरानी भी की जा रही है। ठीक, फिर उसके बाद देख लीजिए समाधान योजना। जैसे नक्सल क्षेत्र है ना, तो वहां पर लाई जा रही है समाधान योजना। मतलब उसके माध्यम से क्या किया जा रहा है कि जिनको आत्मसमर्पण करना है ना, तो वो समर्पण कर रहे हैं आसानी से। तो ये भी एक समाधान योजना के माध्यम से काम किया जा रहा है। फिर उसके बाद दक्षिण व पूर्वी क्षेत्रों में तो कौशल विकास योजना
और आकांक्षी जिला कार्यक्रम चित्रकूट, सोनभद्र आदि और मिर्जापुर, चंदौली जैसे क्षेत्र में। ठीक, तो यहाँ पर कौशल विकास योजना और आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझते जाइएगा, आपको लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक, फिर उसके बाद सीमावर्ती जिलों की बात करें तो सीमावर्ती जिलों में ग्रामीण हेतु टूरिस्ट स्थलों का निर्माण किया जा रहा है, जैसे बुंदेलखंड सर्किट में क्या किया जा रहा है वहां पर। मैं भी उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है वहां पर टूरिस्ट स्थल कैसे बनाया जा रहा है। देखिए, जैसे बहुत अच्छे जो काम कर रहे हैं ग्राम प्रधान वगैरह, वो इस चीज को बढ़ावा बहुत अच्छे से दे रहे हैं। जो युवा प्रधान है वो कैसे कि मान लीजिए उन्होंने गांव में शिफ्ट बना दी है कि भाई आज ये 7 घरों में जो भी लोग आएंगे टूरिस्ट के लिए, वो इन 7 घरों में रुके जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे उन 7 घरों में। तो ऐसे ऐसे वो जो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं गांव में लोग, उनको सबको सहयोग दे रहे हैं और उनको पैसे कमाने का मौका भी दे रहे हैं। ठीक है, कि उन्हें गांव से पलायन ना करना पड़े। ठीक है, फिर उसके बाद एटीएस एसटीएफ का केंद्रीय एजेंसियों में समन्वय, ये भी हो रहा है। ठीक, और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, संगठित अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बहुत ज्यादा लचीला नहीं रखा जाएगा, नियमों को तुरंत के तुरंत तैयार किया जाएगा। तो ये कदम उठाए जा रहे हैं। अब हम लोग निष्कर्ष में देख लेते हैं कि निष्कर्ष में क्या लिखा जा सकता है। तो निष्कर्ष में लिखा जाता है, निष्कर्षता उत्तर प्रदेश सरकार केंद्रीय एजेंसियों के साथ खुफिया जानकारी जैसे अ, सुदृढ़ करने तथा सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को आर्थिक अवसर प्रदान कर सीमा पार चुनौतियों का कुशल प्रबंधन कर सकती हैं। तो ये हम लोग कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागरिक सुरक्षा के प्रकार एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश में यह कितने प्रभावी है, उल्लेख कीजिए। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब इसमें थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा। बात हो रही है यहाँ पर नागरिक सुरक्षा के प्रकार की। तो सबसे पहले तो लिखी जाएगी क्या, भूमिका, जो कि कितने शब्दों में लिखनी है, 20 से 25 शब्दों से ज्यादा में नहीं लिखनी है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि ये आपको फॉर्मेट रट ही जाए, क्योंकि 20 से 25 शब्दों में नहीं लिखना है, मेन बॉडी में ज्यादा का वर्क करना है। ठीक, भूमिका और निष्कर्ष में या इंट्रो या कंक्लूजन में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप लिख रहे हो बेहतर होना चाहिए। मतलब एकदम लचीला मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उस टॉपिक से संबंधित बस लिख दिया खाली। वो आपका डिसाइड करेगा कि आपको प्रश्न में प्रश्न के इस उत्तर में कितने नंबर मिलने वाले हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। नागरिक सुरक्षा से अभिप्राय ऐसी सुरक्षा व्यवस्था से है जिसमें नागरिकों द्वारा नागरिकों की अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिकों का मनोबल बनाए रखने हेतु प्रयास किए जाते हैं। तो नागरिकों के मनोबल की बात हो गई यहाँ पर नागरिक सुरक्षा के संबंधित। ठीक है, ये हो गया। बेहतर है, नागरिक सुरक्षा को नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के द्वारा विनियमित किया जाता है। तो ये भी ठीक हो गया। तो आपकी भूमिका ठीक हो गई यहाँ पर। ठीक, अब है नागरिक सुरक्षा के प्रकार। नागरिक सुरक्षा के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, अग्निशमन सेवा, डिपो परिवहन सेवा, संचार सेवा, बचाव सेवा, हताहत सेवा, सब निस्तारण सेवा, कल्याण सेवा, प्रशिक्षण सेवा। तो ये सेवाएं हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं। आप लोग भी ऐसे ही दिखा देना। ठीक, फिर उसके बाद है नागरिक सुरक्षा के कार्य। नागरिक सुरक्षा के कार्य की बात कर लेते हैं। प्राकृतिक आपदा के दौरान बाढ़ और भूकंप, एसडीआरएफ द्वारा सहायता। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा सखी प्रारंभ और नागरिकों को आपदा के दौरान क्षेत्र को खाली करने के शरण स्थली हेतु परामर्श प्रदान करना। तो ये हो जाएंगे क्या, नागरिकों में सुरक्षा के लिए कार्य। तो सबसे पहले हम लोग प्रकृति से बिलोंग करते हैं, तो प्रकृति से संबंधित ही थे, तो ये बाढ़ और भूकंप से संबंधित हो गए। फिर एसडीआरएफ की सहायता हो गई है। फिर आपदा शक्ति के माध्यम से कई चीजें प्रारंभ की गई हैं। ठीक है, और फिर वहां से नागरिकों से जाके, जैसे मान लीजिए जिस क्षेत्र की वो आपदा है वहां पर नागरिकों के पास जा जाकर उनसे परामर्श करके और वहां पर जो है खाली करने की व्यवस्था भी की जाती है। ठीक है, शरण कहीं और दी जाती है, शरण स्थल भी बनाए जाते हैं। ठीक, फिर सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपातकालीन सहायता सेवा प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल और अग्निशमन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया कि स्वास्थ्य सेवा भी हो सकती है, स्वास्थ्य देखभाल भी हो सकता है और अग्निशमन भी हो सकता है। ठीक है, फिर है आर्थिक क्षति को कम करने में सहायता। जो आर्थिक क्षति है ना, क्योंकि देखिए जहां पर जितना धन खर्च होना है वहां पर उतना ही करना है, अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो वो आर्थिक क्षति कहलाएगी। तो आर्थिक क्षति को कम करने में सहायता करेगी ये चीजें। ठीक, फिर उत्पादन व आपूर्ति को बढ़ाए रखना, तो ये हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं राहत व बचाव कार्य। राहत व बचाव कार्य में क्या लिखा जा सकता है, दुर्घटना के समय पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करना। अगर उस समय दुर्घटना हो गई है तो उस समय कोशिश की जाए कि जल्दी से जल्दी उनको तत्काल सहायता दी जाए। तो इस पर भी कार्य चल रहा है। ठीक, ये भी पॉइंट लिखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नागरिक सुरक्षा को जो प्रभावित करते हैं वो क्या है, उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाइयां कार्यरत
और महाकुंभ 2025 में तीर्थ यात्रियों को सहायता व सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन। तो ये उस समय का, अगर कोई आपको लेटेस्ट घटना आ रही है तो उसको भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीएए 2019 के दौरान नागरिकों तक सही जानकारी पहुंचाने में प्रशासन का सहयोग करना है। ठीक है, तो प्रशासन की सहयोगी। फिर नागरिक सुरक्षा एवं स्वयं द्वारा मतदान शिक्षा, मतदान भागीदारी जागरूकता अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका, लोकसभा चुनाव 2024। ठीक, फिर आप कोविड-19 का भी दिखा सकते हो। कोविड-19 में लॉकडाउन के समय नागरिकों को आवश्यक सामान की पूर्ति व स्वास्थ्य सहायता, बहुत सी चीजें यहाँ पर कोविड से सीखी गई हैं। कोविड-19 में जो लॉकडाउन लगा था उस समय आप लोगों ने भी बहुत सारी चीजें सीखी होगी, और उस समय जितनी भी चीजें रही हैं बहुत ही बढ़िया रही हैं। ठीक है, मतलब बढ़िया नहीं रही हैं, कह सकते हैं एक महामारी थी वो, लेकिन सीखने के तरीके बहुत मिले हैं, है ना। आप लोग भी जाके, जो शहर थे, शहर से जाके जिनका ग्रामीण परिवेश में मकान था, वहां पर जाके रहे हैं और कई चीजों को देखे हैं। मतलब कह सकते हैं कि खुद से कैसे रहना है, कम से कम निकलना है, वो चीजें कोविड में सीखी गई। ठीक, बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन में प्रशासन की सहायता। तो निष्कर्षतः नागरिक सुरक्षा इकाइयां प्रशासन व नागरिकों के मध्य सेतु की भूमिका का निर्वहन कर सहयोग व समन्वय को बढ़ावा दे रही हैं। तो ये हम लोग निष्कर्ष में लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने आज 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये चारों के आंसर भी हम लोगों ने फॉर्मेट देख लिए हैं, कैसे हम लोगों को बनाना है। और आप लोग कंटिन्यू लिखते रहिएगा। जिनकी कॉपी नहीं मिली है उनकी कॉपी बहुत जल्दी मिल जाएंगी। आप लोग लिखकर लगातार वहां पर कॉपी सबमिट करते रहिएगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।